हेलो, राधे राधे, राम राम। अब आप सभी का सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप लोगों की तैयारियां बड़ी ज़ोर शोर में चल रही होंगी। तो देखिए, यहाँ पर वैसे तो आप सबकी तैयारियां अच्छी चल रही होंगी, लेकिन कुछ बच्चे बोल रहे थे कि छोटा सा शॉर्ट ट्रिक दे दीजिए जिससे पेपर हमारा अच्छा हो जाए। तो हमने कोशिश की है वो शॉर्ट ट्रिक देने की, और ये हिंदी का है। ठीक है, आपके फर्स्ट में भी आता है और सेकंड पेपर में भी आता है हिंदी, और 30 मार्क्स का है ये। इस बात की गारंटी, यदि आपने इसको सही से पढ़ लिया, ध्यान से पढ़ लिया और समझ लिया, तो आपके 29 नंबर आ जाएंगे 30 में से, यदि आपने अच्छी तरह और ध्यान से पढ़ लिया तो। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो है नहीं ये, और बहुत ज़्यादा इसमें ट्रिक्स है नहीं, बहुत अच्छी तरह से आप समझ जाओगे यदि आपने एक बार इसे ध्यान से पढ़ लिया तो। ठीक है, परेशान वाली कोई बात नहीं है, आराम से पढ़ना, शांति से पढ़ना, ध्यान से देखना। ये हिंदी का शॉर्ट ट्रिक है, तो आप आराम से देखेंगे और समझेंगे तो बहुत अच्छी तरह आपको समझ आने वाला है। ठीक है, तो देखो हिंदी के पेपर की हम शुरुआत करते हैं, और ये एक ही वीडियो है। ठीक है, चाहे इसे महा मैराथन समझना, चाहे कुछ भी समझना, ये हिंदी की है और एक ही वीडियो में आपको सारा क्लियर समझ आ जाएगा। इसे इसे वीडियो को अच्छी तरह से पढ़ने के और समझने के बाद आप अपना हिंदी का सेट लगा कर देखना, 1-2 सेट कम से कम लगा कर देखना। ठीक है, जिसमें 30-30 क्वेश्चन होंगे, वो आप सेट लगा कर देखना अभी इस वीडियो के तुरंत बाद ही। फिर हमें बताना कि आपके कितने मार्क्स बनने हैं। तो उनको आपको वो समझने से पहले आपको यहाँ पर इसको अच्छी तरह समझना होगा। ठीक है, इस हिंदी की वीडियो को अच्छी तरह देखना होगा, और आपने ये बढ़िया तरह देख ली और फिर आपने कोई पेपर सॉल्व किया हिंदी का, तो आपको 29 नंबर निश्चित मिलेंगे 30 में से। ध्यान रखना है इस बात को, बस ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, एक एक चीज़ समझोगे तो अच्छी तरह समझ आएगा। गारंटी इस बात की कि 30 में से 29 नंबर निश्चित आपके आएंगे, यदि आपने सही से पढ़ लिया, ध्यान से देख लिया तो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है आपका, जो हिंदी में सबसे पहले आता है गद्यांश या पद्यांश। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि गद्यांश पद्यांश क्या होता है। पद्यांश या काव्यांश, ये दोनों एक ही चीज़ है। जब कोई चीज़ कविता टाइप में होती है ना, कविता टाइप में हो, तो वो काव्यांश या पद्यांश कहलाती है। लेकिन जब कोई बातों के रूप में कोई पैराग्राफ लिखा हुआ होता है, जैसे सीधी सीधी बात कर दी, सीधी सीधी बात बता दी, तो वो होता है गद्यांश। ठीक है, चलो हम आपको दिखाते हैं गद्यांश पद्यांश कैसे आते हैं, और इन्हीं के कम से कम ये 15 क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं में से कम 15 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, हम आपको अभी दिखाते हैं। देखो गद्यांश कैसा होता है, पद्यांश कैसा होता है, और ये आप बहुत आराम से पढ़ोगे और आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, देखिए दिखाते हैं आपको। देखिए ये आप जो देख रहे हैं ना, ये काव्यांश है। ठीक है, काव्यांश है, ये कहानी के रूप में लिखा है, ये लिखा ना काव्यांश है। और काव्यांश जो कहानी टाइप के रूप में लिखे जाते हैं। ठीक है, काव्यांश जो कहानी के रूप में लिखे जाते हैं, जैसे गाने होते हैं, कुछ कविताएं होती हैं, वैसे जो लिखे जाते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं काव्यांश। और जो बातों के रूप में लिखे जाए, सीधी सीधी बात कह दी जाए, उसे कहते हैं गद्यांश। ठीक है, तो काव्यांश है ये। अब काव्यांश में आप देख रहे हो, इसमें किस तरह से ये लिखा हुआ है, जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं, कि ड्योढ़ी पर शब्दों के पहरे हैं, हंसने को हंसते हैं, जीने को जीते हैं, साधन सुविधाओं में ज़्यादा ही रीते हैं, बाहर से हरे भरे, भीतर घाव मरार गहरे, सबके लिए गूंगे हैं, अपने लिए बहरे हैं। अब देखिए यहाँ केवल इतना सा ये पैराग्राफ था, इतना सा काव्यांश था। इसमें से आपके कितने क्वेश्चन बनना है, 91 से 91 से 96 तक, यानी 5 क्वेश्चन आपके। ठीक है, ठीक है, आपके 5 से 6 क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन हैं आपके। तो इसमें से आपने यदि ये पैराग्राफ पढ़ लिया तो आपके 6 क्वेश्चन सही हो जाएंगे बिल्कुल। हैं, जैसे पहला प्रश्न है, कुछ भी कहा जाता नहीं, ऐसा क्यों है। अब इसको जानने के लिए, इस प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसे सही से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कुल मिलाकर ये है कि गद्यांश और पद्यांश आएंगे, उन्हें आप सही से पढ़ लोगे ना, उन्हें सही से पढ़ लिया तो आंसर आप फटाक से कर ले जाओगे इन सबके। ठीक है, बहुत इजी आते हैं, टफ नहीं आते, बहुत इजी आते हैं, इनको आप कर लेना। यहाँ शॉर्ट ट्रिक बताई जा रही है, इसलिए इनको सॉल्व नहीं किया जा रहा। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हो गया काव्यांश। और ऐसे ही ये देखिए, ये क्या है, ये देखिए गद्यांश है। गद्यांश में जो अपनी बातों के रूप में जो पैराग्राफ दिया था ना, बातों के रूप में, उसे कहते हैं गद्यांश। यहाँ बातों के रूप में ही तो है, बातें तो चल रही हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ देखिए 112 से 120 नंबर तक ये जो क्वेश्चन है वो इसी में से निकलेंगे। तो आपको इस तरह पढ़ लेना है कि पूरा ऐसे पढ़ लिया आपने। एक बात तो ध्यान रखना, जब आप इसे पढ़े ना, क्योंकि कंप्यूटर पे जब आप पढ़ रहे होंगे तो इस तरफ ये पैराग्राफ होगा और इस तरफ क्वेश्चन होंगे। तो एक बात ध्यान रखना कि पैराग्राफ को जब 5-7 लाइन पढ़ लेना, तो इधर क्वेश्चन की तरफ भी देखते जाना। हो सकता है कि ऊपर वाली 5-7 लाइनों में से आपके 2-3 प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएं। ठीक है, ऐसे भी देखते जाना, और मिल जाते हैं,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या कहा हमने कि जैसे कि आपका ये पैराग्राफ दिया हुआ है, तो आपको पहले ये पैराग्राफ की 5-7 लाइन पढ़ ली हैं, और इधर की तरफ जो क्वेश्चन आंसर होंगे ना, उन क्वेश्चन आंसर को भी 2-3 क्वेश्चन आंसर देख लेना, क्योंकि हो सकता है आगे की 5-7 लाइनों में आपके 2-3 क्वेश्चन के आंसर मिल जाए। ठीक है, अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचाना और अच्छी तरह से पेपर को सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो हिंदी में इस तरह आपके गद्यांश और पद्यांश आते हैं, जिनके प्रश्नोत्तर देखो ये नीचे ही लिखे हैं। ठीक है, इसी गद्यांश में से छाँट छाँट के ये प्रश्न बना दिए हैं उन्होंने, और इनके उत्तर आप इन्हें यदि ये पूरी तरह पढ़ रखा है ना सही से, तो आप इनके उत्तर बड़ी मज़े से कर ले जाओगे, बड़े अच्छी तरह से। ठीक है, इस तरह हो गए गद्यांश पद्यांश। अब आगे की रणनीति हम लोग देखते हैं क्या है। तो पहला भाग था पद्यांश और गद्यांश का। ठीक है, इसका ये आपने देख लिया, इसके नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे यदि आपने सही से पढ़कर आंसर कर दिया तो। ठीक है, सेकंड आता है अधिगम एवं अर्जन। अब देखिए अधिगम और अर्जन में क्या अंतर है, ये सेकंड टॉपिक है, अधिगम और अर्जन। अर्जन वो होता है जो बच्चा स्कूल जाने से पहले सीखता है, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि हम हिंदी में देख रहे हैं तो यहाँ हिंदी भाषा के अर्जन की बात करेंगे। तो आप ध्यान रखना कि जो अर्जन होता है ना, अर्जन यानी कि ग्रहण करना। अर्जन का मतलब क्या है, ग्रहण करना। ठीक है, ग्रहण करना। और अधिगम का मतलब होता है सीखना। ठीक है, इन दोनों में अंतर ध्यान रखना हमेशा, कि अर्जन का मतलब होता है ग्रहण करना और अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो बच्चा ग्रहण कब करता है, बच्चा तो भैया जन्म से ही ग्रहण करता है, बच्चा तो जन्म से ही ग्रहण करता। और ग्रहण करता किस किस से, वो अपने माता पिता से करेगा, अपने परिवार से करेगा, अपने जो उसके मित्र हैं ना बाहर जिनके साथ वो खेलता उनसे करेगा, अपने रिश्तेदारों से करेगा। ठीक है, तो अर्जन की जो प्रक्रिया होती है ना, वो स्कूल जाने से पहले की प्रक्रिया है, हमेशा याद रखना। स्कूल जाने से पहले की प्रक्रिया अनौपचारिक है, यहाँ किसी किताब पेन पेपर की आवश्यकता नहीं होती है। ये सब तो बच्चा अपने घर में रहकर, अपने दोस्तों के साथ रहकर, बाहर खेलकर सब सीख जाता है। ठीक है, अर्जन का मतलब क्या है, ग्रहण करना। ठीक है, ध्यान रखना। और इसी अर्जन के बारे में कुछ महान विद्वान हुए जिन्होंने अपनी अपनी बातें कही, तो इनका एक की पॉइंट याद रखना। बस आपने ये की पॉइंट याद रख लिया तो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है, ये जो चॉम्स्की है ना, इनका नाम बहुत फेमस है अर्जन के क्षेत्र में, भाषा अर्जन के क्षेत्र में बहुत फेमस है। इन्होंने कहा था कि भाषा अर्जन क्षमता जो होती है ना, बालकों में जन्मजात होती है, ये तो पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो जहाँ भी आपको दिख जाए कि भाषा अर्जन जो क्षमता है वो जन्म जाता है, तो वहीं आंख बंद करके निशान लगे देना, किसने कहा है, चॉम्स्की ने कहा है। ठीक है, भाषा अर्जन के क्षेत्र में कहा कि भाषा अर्जन क्षमता बालकों में जन्मजात होती है, किसने कहा, चॉम्स्की ने। तो जहाँ जन्मजात शब्द देख लो वो चॉम्स्की नाम लगा देना। ठीक है, दूसरा प्याजे को जहाँ देख लो तो इनका तो मुद्दा है संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक। प्याजे कौन है, संज्ञानात्मक, बस ये ध्यान रखो। और यही हिंदी में ही नहीं, कहीं भी प्रश्न आ जाए प्याजे से रिलेटेड, बस संज्ञानात्मक आप देख लेना, जहाँ संज्ञानात्मक आपको नजर आ जाए वहीं टिक कर देना प्याजे। ठीक है, संज्ञानात्मक कौन, प्याजे, ध्यान रखना। और जो जन्मजात अर्जन बताया है भाषा को, वो किसने बताया, चॉम्स्की ने। और जहाँ वाइगोत्स्की के बारे में पूछ लिया है तो वहाँ समाज और सांस्कृतिक चीज़ें। ठीक है, समाज जहाँ देख लो वहाँ वाइगोत्स्की को आंख मूंद कर लगा देना। ठीक है, वैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कि अधिगम एवं अर्जन वाला स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, बहुत ईजी है। ठीक है, याद रखना अर्जन क्या है, अर्जन कब सीखता है बच्चा, ये स्कूल जाने से पहले सीखता है। ठीक है, ध्यान रखना। और अर्जन परिवार में अपने माता पिता से, बड़े बुजुर्गों से, अपने साथियों से, अपने रिश्तेदारों से, इन सब से सीखता है। ठीक है, और कैसे, ये कैसे क्रिया, स्कूल जाने से पहले सीखता है। ठीक है, जब तक अभी बच्चा स्कूल नहीं गया, स्कूल जाने से पहले ये सारी चीज़ें सीख जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये जो परिभाषा 3 बताई है ना, बड़ी बढ़िया तरह याद कर लेना। इनमें याद करने में कुछ नहीं, केवल की पॉइंट याद करने हैं, आपको पूरी परिभाषा नहीं पढ़नी है। इतना याद करना है कि चॉम्स्की ने कहा था कि भाषा अर्जन क्षमता जो बालकों में जन्मजात, तो जन्मजात जहाँ दिख जाए वहाँ चॉम्स्की। ठीक है, संज्ञानात्मक जहाँ दिख जाए वहाँ प्याजे, जहाँ समाज दिख जाए वहाँ वाइगोत्स्की, बस इतना आप याद कर लेना। ठीक है, इतना आप ध्यान में उतार लेना। ठीक है, तो ये हो गया अर्जन। अधिगम का मतलब आप समझिए, अधिगम का मतलब होता है सीखना। और सीखना कब स्टार्ट होता है, जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है। ठीक है, तो ये स्कूल जाने से पहले की प्रक्रिया है। ठीक है, स्कूल जाने से पहले की प्रक्रिया अर्जन है, और स्कूल जाने के बाद की प्रक्रिया अधिगम है। ठीक है, अब आप जानते हो कि जब अर्जन होता है तो स्कूल जाने की प्रक्रिया है ये। जब स्कूल जाने से पहले बच्चा जो सीखता है वो कॉपी किताब पर तो ज़्यादा सीखता नहीं है। माँ बाप ने कोई शब्द सिखाए, बोले या कुछ किया तो वो कॉपी किताब पर लिख कर तो देंगे नहीं, या बच्चों के साथ बाहर खेला तो कॉपी किताब पर तो लिखेगा नहीं कि मैंने ऐसे खेला, मैं ऐसे खेला। तो जो लिखा पढ़ी में बात नहीं आती है वो होती है अनौपचारिक। ठीक है, औपचारिक नहीं होती, अनौपचारिक। तो अर्जन कैसी है, एक तो ये जन्मजात है, संज्ञानात्मक में आती है, समाज में आती है। ठीक है, और स्कूल जाने से पहले की प्रक्रिया है। दूसरा ये कैसी है, ये अनौपचारिक है। ठीक है, ध्यान रखना, अनौपचारिक है। और क्या है, ये
आराम से बच्चा से सीख सकता है, इसमें कठिनाई नहीं होती है। ठीक है, अधिगम में क्या होता है, अधिगम में सीखना होता है, स्कूल जाने के बाद की प्रक्रिया है ये। ठीक है, और ये औपचारिक होती है। औपचारिक क्योंकि वहाँ एक क्लास में बैठकर बच्चा पढ़ता है ना, लिखता है ना, तो कैसा होता है, सीखना कैसा होता है, औपचारिक होता है। सीखने में कठिनाई आ सकती है, यानी कि अधिगम में कठिनाई आ सकती है, लेकिन अर्जन में कभी कठिनाई नहीं आती है। ये ध्यान रखना, इतना ही ध्यान रखो, बहुत है। ठीक है, निश्चित आएगा, इसमें से टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल भी, बिल्कुल आएगा, एकदम पूरा आएगा। ठीक है, ये इस बात की गारंटी समझना आप कि आपने ये जो हम आज बता रहे हैं हिंदी में, आपने सही से पढ़ लिया तो 29 नंबर आपके अच्छी तरह आ जाएंगे, यदि आपने सही से पढ़ लिया तो। ठीक है, तीसरा टॉपिक आता है भाषा सिद्धांत या भाषा शिक्षण के सिद्धांत। ठीक है, तो भाषा शिक्षण के कुछ सिद्धांत होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है साहचर्य। साहचर्य का मतलब होता है, क्या होता है साहचर्य का मतलब, कि कोई आपने चीज़ दिखाई बच्चे को, ठीक है, लेकिन अभी नाम नहीं बताया, फिर आपने उसका नाम भी बता दिया। ठीक है, अब वो नाम सीख गया। जैसे आपने बच्चे को चॉकलेट दिखा दी, ये चॉकलेट है, आपने केवल खाने के लिए दे दी उसे कि लो इसे खा लो। अब वो बच्चा केवल उसके चॉकलेट का भाग जान रहा है कि ये चॉकलेट कैसे चौकोर है, ऐसी है वैसी है, जैसे दे रखा है, लेकिन उसको नाम नहीं पता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आप उसका नाम बताएंगे, बेटा चॉकलेट है। अब वो सीख गया कि ये चॉकलेट है। अब उसे समझ आ जाएगा, मैंने पहले एक बार ऐसी टॉफ़ी खाई थी तो वो भी चॉकलेट होगी। पुरानी बात को उसने नई से जोड़ दिया। ठीक है, पुरानी बात क्या थी, आपने एक लंबा सा कोई गिफ्ट दिया, उसमें एक चॉकलेट भर के दे दी, बच्चे ने खा ली, उसे पता नहीं था किसमें क्या है, लेकिन वो खा गया। पर आपने फिर दोबारा जब आप लेकर आए चॉकलेट, आपने कहा कि बेटा लो ये है, और उसने पूछा ये क्या है, तो आपने कहा चॉकलेट है। अब समझ गया बच्चा कि जो मैं पहले खाई थी ये तो वही है, पुरानी चीज़ को नई चीज़ से जोड़ दिया, उसने उससे मिला दिया। ठीक है, तो ये साहचर्य है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। और फिर दूसरी, इस तरह सीखता है बच्चा, क्या करता है, सीखता है, भाषा अर्जन को सीखता है, ग्रहण करता है। ठीक है, अनुकरण का मतलब क्या होता है, अनुकरण सिद्धांत ऐसा, नकल करके सीखना, नकल करके सीखना। आप कोई कार्य कर रहे हो, बच्चा आपको देखकर कोई कार्य करने लगे, या एक शिक्षक क्लास में खड़ा खड़ा पढ़ा रहा है, ABCD जोर जोर से बुलवा रहा है, तो फिर बच्चों से कहते हैं बेटा आप बोलो, तो बच्चे खड़े होकर अनुकरण करते हैं शिक्षक का, हाँ, फिर बोलते हैं बच्चे। या फिर शिक्षक क्लास में घूमते घूमते पढ़ा रहे हैं बच्चों को, खूब तेज आवाज़ में कुछ भी पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे फिर उनको रिपीट करते हैं उनकी बातों को। ठीक है, तो उसे कहते हैं अनुकरण, यानी कि नकल करके सीखना। बच्चा नकल ही तो कर रहा है ना शिक्षक की, तो नकल करके सीखना। तीसरी होती है अभिप्रेरणा या पुनर्वलन। जब मोटिवेशन बच्चे को दिया जाता है ना, और मोटिवेशन देकर जब बच्चा काम अच्छा करने लगता है, तो उसको उसका क्या होता है, उसका ये होता है कि उसको फिर कुछ उद्दीपन मिलता है। यानी कि एक बच्चे से कहा बेटा आप मैथ के सवाल सॉल्व करो, आप 2 का पहाड़ा सुनाओ, किसी बच्चे से कह दिया बेटा आप सुना सकते हो, आप 2 का पहाड़ा सुना सकते हो क्योंकि आपने उस दिन सुना था, तो बेटा सुनाना जरा। और जैसे आपने कहा बेटा यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, आपने ये कहा उससे, तो बच्चा अब 2 का पहाड़ा सुनाने के लिए खड़ा हो गया। अब बच्चे ने 2 का पहाड़ा बढ़िया तरह सुना दिया, और जब सुना दिया तो आप खुश हो गए और आपने उसे एक बढ़िया सा गिफ्ट दे दिया, बेटा तुम तो बहुत होशियार हो, आपने तो 2 का पहाड़ा सुना दिया, आप तो होशियार हो। आपने उसे गिफ्ट दे दिया, एक चॉकलेट या एक पेन दे दिया, और जैसे आपने उसे चॉकलेट, पेन या पेंसिल कुछ भी दिया, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा तैयार रहेगा याद करने की, मतलब पूरी तरह से समझने की कोशिश किया करेगा आपकी बातों को, और वो अच्छी तरह से तैयार रहेगा। ठीक है, तो जब आप उसको अभिप्रेरणा दोगे तो बच्चा करेगा, करके सीखेगा, फिर वो बार बार उसी क्रिया करेगा, यानी पुनर्वलन करेगा उसका। ठीक है, तो साहचर्य को आप समझ गए, क्या अनुकरण को आप समझ गए, नकल करके सीखना होता है। अभिप्रेरणा को आप समझ गए कि आप किसी को प्रेरणा दोगे, यानी कि मोटिवेट करोगे, तो उस क्रिया को वो करेगा, और पुनर्वलन उसका होता रहेगा। ठीक है, और क्रियाशीलता, तो ये जो पॉइंट है ना, इसको बहुत ध्यान से समझना। ये क्या है, जितना भी बाल विकास का सिद्धांत है ना, भाषा का सिद्धांत है, बाल विकास में CDP में जो भी है, यानी पूरा जो पेपर है ये CTET का, ये क्रियाशीलता पर डिपेंड है, करके सीखने पर जोर देता है। ठीक है, जहाँ करके सीखना शब्द दिखाई दे जाए, आंख बंद करके टिक कर देना, वही से हो जाता है। ठीक है, करके सीखना पर जोर ज़्यादा दिया जाता है। क्रियाशीलता बोले तो करके सीखना। ठीक है, भाषा का सिद्धांत क्या है, करके सीखने पर जोर देता है, यानी क्रियाशीलता पर जोर देता है। अभ्यास, जब कोई बच्चा किसी चीज़ का अभ्यास बार बार करता है तो कब तक नहीं सीखेगा, वो सीख जाता है ना। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़मते हो सुजान, रस्सी आवज्जा से सिल पर पड़त निशान। तो अभ्यास बहुत आवश्यक है इसमें। ये भाषा शिक्षण का सिद्धांत है कि जितना अभ्यास देखो उतना ही ज़्यादा बच्चा सीखेगा, ग्रहण करेगा। ठीक है, और आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब क्या होता है, एक चीज़ को बार बार फेरना, एक चीज़ को बार बार उसकी आवृत्ति करना, पुनरावृत्ति करना। ठीक है, ये होता है। और एक क्रम या अनुपात का सिद्धांत, तो भाषा शिक्षण में क्रम का सिद्धांत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाषा शिक्षण में क्रम का सिद्धांत बहुत ज़रूरी है। ये क्रम का सिद्धांत ये है, मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि भाषा शिक्षण में क्रम का सिद्धांत ये होना चाहिए। यानी कि क्या है कि सबसे पहले बच्चा लिसनिंग सीखता है, यानी कि सुनना सीखता है,
उसके बाद स्पीकिंग सीखता है यानी बोलना सीखता है, फिर रीडिंग सीखता है यानी कि पढ़ना सीखता है, फिर राइटिंग सीखता है यानी कि लिखना सीखता है। ये चारों ध्यान रखना आप, ठीक है, ये चारों ध्यान रखना है। क्या है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लिसनिंग का मतलब सुनना, स्पीकिंग का मतलब बोलना, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, सुनना, बोलना, और क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है। तो यह भाषा क्रम के सिद्धांत, ठीक है, ये भाषा क्रम का सिद्धांत था। आई होप आपने ये टॉपिक समझ लिया होगा कि भाषा शिक्षण का सिद्धांत क्या क्या है, ये आपने समझ लिया होगा अच्छी तरह से, ठीक है, ये क्रम याद रखना। अब क्या है? भाषा शिक्षण में सुनने और बोलने की भूमिका क्या है? तो ये चौथा टॉपिक है, भाषा शिक्षण में सुनने और बोलने की भूमिका क्या है। अब आप सोचो कि आप बैठे हुए हो और आपके सामने कोई कुछ बोल रहा है तो आप सुनोगे ना। कहते हैं कि एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए ज़रूरी है कि एक अच्छा लिसनर बनना, एक अच्छी तरह बोलने के लिए ज़रूरी है एक अच्छी तरह सुनने वाला आप बनो पहले, ठीक है, पहले सुनो उसके बाद बोलना सीखो, ठीक है, ये ज़रूरी है। तो क्या करोगे कि भाषा शिक्षण में सुनने का और बोलने का बड़ा महत्व है। महत्व कैसे? कि बच्चे के सामने आप जब कुछ बोल रहे हो तो बच्चा ध्यान से सुनता है ना, आपकी बातों को सुनेगा, आप पढ़ा रहे हो उसे वो सुनेगा, और आप किस तरह स्पष्ट वक्ता हो, कैसे स्पष्ट बोले उन शब्दों का वो ध्यान करेगा, वो सुनेगा, अच्छी तरह से समझेगा। हम तो सुनना जरूरी है। और जब आप सुने अच्छी तरह से सारी चीज़ें सुन ली, वो परिवेश से, पर्यावरण से, अपने आसपास के लोगों से, अपने माता पिता से, अपने विद्यालय के शिक्षकों से, और सबसे वो जब सुनेगा तो उसे समझ आएगा कि ये लोग क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, और मुझे भी उनकी तरह बोलना चाहिए, तब वो बोलेगा। तो भाषा शिक्षण में सुनने और बोलने की बहुत भूमिका है। सुनेगा और बोलेगा तो भैया इससे क्या होगा, वो अपनी बात दूसरों के सामने रख पाएगा। सुनेगा और बोलेगा तो क्या करेगा? सुनने का मतलब है ग्रहण करेगा दूसरे की बात, और बोलने का मतलब है वो अपनी अभिव्यक्ति कर पाएगा, बोल पाएगा, लोगों के सामने अपनी बातों को रख पाएगा, ठीक है। तो भाषा शिक्षण में सुनने और बोलने का बहुत महत्व है। तो जहाँ सुनने बोलने से रिलेटेड बातें आ जाएं, बच्चों से संबंधित बातें आ जाएं, कि बच्चे भाषा शिक्षण में बच्चों को सुनने पर भी ध्यान दिया जाता है, बोलने पर ध्यान दिया जाता है, तो आप लोग उसे टिक कर देना, क्योंकि ये बहुत भूमिका है इसमें इसकी, ठीक है। पांचवा टॉपिक आता है भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। अब देखो, जहाँ व्याकरण नहीं हो वहाँ भाषा में सुंदरता नहीं आती, इसलिए व्याकरण की विशेष भूमिका हो जाती है, ठीक है। भाषा के शिक्षण में व्याकरण की बहुत भूमिका हो जाती है, क्योंकि जहाँ व्याकरण नहीं वहाँ सुंदरता में कमी रहती है। ओके, तो इसमें व्याकरण में क्या क्या होता है? जब व्याकरण सिखाई जाती है ना, भाषा के शिक्षण में जब व्याकरण आता है ना, तो क्या होता है, इसमें शुद्ध उच्चारण सीखता है बच्चा। यदि व्याकरण नहीं लाओगे तो बच्चा शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने बता दिया, आप आम बोले हो, आम, तो और बच्चा अभी पता ही नहीं है कि छोटे आ के बाद एक डंडा लगाना होता है तब बड़ा आ बनता है। जब उसे व्याकरण का ध्यान नहीं है, व्याकरण का उसने अध्ययन नहीं किया है, तो बच्चा आम को अम भी बोल सकता है, और कुछ भी चेंज कर सकता है। तो शुद्ध उच्चारण के लिए व्याकरण विशेष महत्वपूर्ण है। अब विराम चिन्ह होते हैं, बहुत सारे होते हैं ना विराम चिन्ह होते हैं, कहीं कॉमा भी होता है, कहीं पॉइंट भी होता है, कहीं हलंत भी लगा होता है नीचे, आपने देखा है, कहीं पर विश्राम या विराम चिन्ह भी होता है, कहीं क्वेश्चन मार्क भी होता है, कहीं इन्वर्टेड कॉमा भी होते हैं, कहीं कोष्ठक भी होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं ना। तो इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए व्याकरण की जानकारी होना जरूरी है। व्याकरण की इसलिए तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है भाषा के अधिगम में, ठीक है। यदि व्याकरण का ध्यान नहीं रहेगा तो सेंटेंस कहीं का कहीं पहुंच जाएगा, सेंटेंस कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। तो जैसे कि ये बोला, एक बार मैं बोली थी कि मुझे वहाँ गाय को चारा खिलाने जाना है। एक बार मैं बालक से बोली थी कि मुझे गाय को चारा खिलाने जाना है। अब जैसे उसने कहा एक बार मैं बोली थी, तो यहाँ कॉमा लगना चाहिए था, लेकिन उसने कॉमा नहीं लगाया, वो आगे बढ़ती चली गई। एक बार मैं बोली थी गाय को, बालक को चारा खिलाने जाना है। गाय और बालक को उसने एक साथ कर दिया। अब समझ नहीं आया कि गाय को चारा खिलाना है, बालक को चारा खिलाना है। तो यहाँ पर व्याकरण की भूमिका इसलिए आवश्यक बन जाती है कि पता चल जाता है कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ कोष्ठक लगाना है, कहाँ शुद्ध उच्चारण करना है, कहाँ विराम चिन्ह देना है, कहाँ ध्वनि का ज्ञान करना है, कैसे शब्द बोले जा रहे हैं, क्या कहा जा रहा है। तो और जो व्याकरण सीख जाते हैं ना, जो व्याकरण समझ जाते हैं, देखो मुहावरे, लोकोक्ति, ये सब समझ आता है उन्हें, और भाषा संबंधी अभिव्यक्ति वो सही से कर पाते हैं। इन सब चीज़ों का विकास होता है जहाँ व्याकरण आ जाता है वहाँ, ठीक है। व्याकरण की वजह से लेखन कौशल में भी निपुणता आती है। और तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण या तद्भव जो शब्द होते हैं, तत्सम, तद्भव, ये सब आ जाते हैं। हाँ, तो व्याकरण की बहुत भूमिका है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को।
अब देखो व्याकरण की शिक्षण विधि, व्याकरण शिक्षण विधि कौन कौन सी हैं? आगमन विधि, निगमन विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान और भाषा संसर्ग विधि। तो ये कौन कौन सी विधियां हैं? ये विधि है। आगमन का मतलब क्या होता है? जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो सबसे पहले आप जब उदाहरण देकर समझाते हो, उदाहरण देने के बाद आप फिर कुछ वास्तविक चीज़ बता देते हो, तो होती है आगमन विधि। अ से आगमन और उदाहरण, याद रखना, जहाँ उदाहरण पहले हो और नियम बाद में आए, ठीक है, उदाहरण पहले हो और नियम बाद में आए, वो होती है आगमन विधि। निगमन में नियम पहले आते हैं और उदाहरण बाद में आते हैं। निगमन यानी कि नियम, ठीक है, ध्यान रखना इन शब्दों से, आप याद रखना। आगमन में पहले आ रहा है ना, तो ऐसे उदाहरण में पहले ऊ या आ रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो जहाँ पहले उदाहरण आए और बाद में नियम आए, वो होती है आगमन विधि। लेकिन जहाँ पहले नियम आए, चूंकि निगमन लिखा है ना, तो इसे नियम ही समझ लो आप, तो जहाँ नियम पहले आए और उदाहरण बाद में आए, वो होती है निगमन विधि, ठीक है। तीसरी होती है अनुकरण, यानी कि बच्चा करके सीखता है। चौथी होती है व्याख्यान विधि। जैसे पुरातन काल में जो बड़े बड़े गुरुजी हुआ करते थे, आश्रम में खड़े होकर पढ़ाया करते थे, बच्चों को टहलते टहलते पढ़ाते थे ना, व्याख्यान दिया करते थे, वो व्याख्यान विधि थी, ठीक है। और भाषा संसर्ग विधि क्या है? भाषा संसर्ग विधि है कि रचनाओं के माध्यम से जब बच्चा सीखता है ना व्याकरण को, वो होती है भाषा संसर्ग विधि, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये व्याकरण की शिक्षण विधियां हैं। आप समझ रहे होंगे जहाँ तक कि आगमन विधि में आपने क्या देखा। आगमन विधि में आपने क्या देखा? तो आगमन में आपने सीखा कि पहले उदाहरण दिया जाता है, यानी कि पहले सरल चीज बताई जाती है जिससे बच्चा बड़ी बढ़िया तरह समझ जाए। पहले सरल चीज बताई जाती है, फिर सरल से कठिन की ओर लिया जाता है, ठीक है। यानी कि पहले सरल चीज बताई जाती है, उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद फिर नियम बताए जाते हैं। जैसे हमने आपको एक बार बताया था कि ये बता दिया कि जल होता है, प्रत्यक्ष है ना, ये जल जल दिखाई दे रहा है, जल होता है। लेकिन फिर जल से आप जल बनाने के नियम बताने लगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है, हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु मिलता है, तब जाके जल बनता है। तो ये क्या था? उदाहरण दिया आपने जल का, आगमन भी दिया, उदाहरण दिया आपने जल का, लेकिन फिर आपने नियम बताया कि जल बनता कैसे है, तो ये होगी आगमन विधि। नियम क्या था? हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलता है, तब जल बनता है, ठीक है, योगी आगमन विधि। लेकिन इसे उल्टा कर दें कि पहले हम नियम बताएं, पहले ये बता दें कि जब हाइड्रोजन के 2 अणु मिलते हैं और 1 ऑक्सीजन का अणु मिलता है, तो ये हमने नियम बता दिया, और इससे मिलने के बाद बनता है जल, ये हमने जल दिखा दिया, तो योगी निगमन विधि, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये जो है, ये क्या, सरल से कठिन की ओर है। पहले सरल यानी कि उदाहरण सरल दे दिया, फिर कठिन कर दिया कि कैसे कैसे बनता है जल, ठीक है। और निगमन विधि में क्या है? ये कठिन से सरल की ओर है, ठीक, क्या ये? कठिन से सरल की ओर, ठीक है। और क्या है? और ये है अज्ञात से ज्ञात की ओर। अब किसी बच्चे ने हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखी तो है नहीं, अज्ञात ही तो है वो उसके लिए। लेकिन जब धीरे धीरे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जल बनाया जाएगा तो जल तो दिखेगा ना, तो अज्ञात से ज्ञात की ओर, ठीक है। यानी कि आगमन का जस्ट उल्टा होता है निगमन, ठीक है। अनुकरण का मतलब होता है नकल करके सीखना, जो हमने आपको बता चुके हैं अभी। व्याख्यान का मतलब जैसे गुरुजी लोग पढ़ाया करते थे, पहले व्याख्या दिया करते थे, वो व्याख्यान विधि होती है, वो पूरी तरह शिक्षक के ऊपर डिपेंड होती है। और भाषा संसर्ग आप समझ ही गए होंगे कि रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का जब हम ज्ञान होता है ना, रचनाओं के माध्यम से जब व्याकरण का अध्ययन किया जाता है रचनाओं के माध्यम से। जैसे किसी ने बोला, तनु तड़प तड़प कर तप त्यात ने तात ने त्यागा, जनकर जननी ये जान ना पाई जिसको, तो रचना है, ये रचनाएं ही तो हैं, इनमें व्याकरण का अध्ययन करना है, ठीक है, इस तरह से। ओके, याद रख। आगे वाला टॉपिक देखिए, अब इसमें 7वें नंबर का टॉपिक आता है भाषा विविधता। अब ये जो भाषा विविधता है ना, इसमें पहचानने की बात क्या है कि जहाँ भी विविधता आ जाए, जहाँ भी प्रश्न में आप विविधता देखो, विभिन्नता देखो, ठीक है, विभिन्नता देखो, यानी कि प्रश्न में विविधता आए तो यहाँ, और उत्तर में आए विभिन्नता या विविधता या विभिन्न रंगतें, ठीक है, या मतलब ये है कि विविधता के साथ साथ उत्तर में विभिन्नता और या विविधता या वैविध्य या फिर विभिन्न रंगतें, ऐसे शब्द आ जाए तो वहीं आप टिक कर देना, वही सही होगा, ठीक है, वही सही होगा, पॉजिटिव होना चाहिए, वही सही होगा। याद रखना, विविधता को विभिन्नता, विविधता या वैविध्य, इन सब चीज़ जोड़ देना, आंसर वही सही होगा, ठीक है। आगे देखिए, 8वां है भाषा कौशल। तो भाषा कौशल में हमने आपको बताया था ना कि भाषा कौशल में क्या होता है, LSRW, यानी कि पहले लिसनिंग होता है, यानी कि सुनना, फिर स्पीकिंग होता है, बोलना, फिर रीडिंग होता है, यानी कि रीडिंग का मतलब क्या, पढ़ना, फिर होता है राइटिंग, यानी कि लिखना, ठीक है। अच्छा, ये बात ध्यान रखना कि ये सब
एक क्रम में नहीं सीखे जाते हैं। लोग ये कहें कि भैया हमारे बच्चे ने तो सबसे पहले लिसनिंग सीखा, यानी कि सुनना सीखा, फिर बोलना सीखा, फिर पढ़ना सीखा, फिर लिखना सीखा, तो तुम्हारा बच्चा भी ऐसे सीखेगा। तो भैया ज़रूरी नहीं है कि ये सब एक ही क्रम में सीखे जाएँ, एक ही क्रम में सीखे जाएँ, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कुछ बच्चे पहले बोलना सीख जाएँ, उसके बाद सुनना सीखें, हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये है कि ये नहीं कह सकते कि एक ही क्रम में होगा, ये नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि एक साथ होगा। ठीक है, एक क्रम में होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन एक साथ होगा ये तय है। ठीक है, तो ध्यान रखना LSRW जो होते हैं वो एक साथ सीखे जाते हैं। ये बहुत कहा जाता है, प्रश्न में ये पूछ लिया जाता है कि एक क्रम में होते हैं और एक साथ सीखे जाते हैं। जब कहते हैं ना भाषा कौशल में निम्न में से कौन सही है, ऐसा प्रश्न पूछ लिया आपसे कि भाषा कौशल में निम्न में से कौन सा क्रम सही है, तो ऐसे फिर आंसर में देगा वो कि ये एक साथ सीखे जाते हैं, ये एक क्रम से नहीं सीखे जाते हैं, या एक क्रम से सीखे जाते हैं, ये इस तरह से दे देगा वो। ठीक है, तो आपको यही याद रखना है कि सबसे पहली बात कि ज़रूरी नहीं है कि एक क्रम से सीखे जाते हैं, यानी कि एक क्रम में नहीं सीखे जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक साथ सीखे जाते हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, क्योंकि जो सुनना है वो बोलने से संबंधित होगा, और जो बोलना है वो पढ़ने से संबंधित है, और जो पढ़ना है वो लिखने से संबंधित है। तो ध्यान रखना। ठीक है, कुल मिलाकर आप समझ ही गए होंगे कि क्या है भाषा कौशल, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। अच्छा, एक बात और क्या कि जो लिसनिंग है, यानी कि जो सुनना है, जो सुन रहे हो, और जो लिख रहे हो, तो ये क्या है, ये अभिव्यक्ति कौशल है। ठीक है, लिसनिंग एंड राइटिंग ये क्या है, अभिव्यक्ति कौशल है। अभिव्यक्ति कौशल क्या, आप जब सुन रहे हो और क्या, और लिख रहे हो, तो ये आपके अभिव्यक्ति के विकास पर जोर देता है। ठीक है, आपके कौशल पर जोर देता है ये। ठीक है, ये अभिव्यक्ति कौशल है, लिसनिंग और राइटिंग, और ये ग्रहण कौशल है, S और R, यानी कि स्पीकिंग और रीडिंग। ठीक है, आगे देखिए, ये ध्यान रखना आप। 9वां है टॉपिक, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन। तो देखो भैया, भाषा शिक्षण जो होता है मूल्यांकन उसमें आवश्यक है, और उसी में नहीं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी क्लास हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कैसा भी लाइफ चल रही हो, लेकिन मूल्यांकन की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। मूल्यांकन क्यों ज़रूरी है, मूल्यांकन इसलिए ज़रूरी है कि इससे सही और गलत का फ़र्क पता चल जाता है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। इससे अंदाज़ा लग जाता है, इससे समझ आ जाता है कि ये वास्तव में सही है या वास्तव में गलत है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसलिए मूल्यांकन हर चीज़ में होना आवश्यक है, हर जगह होना आवश्यक है, हर मतलब लाइफ भी हो, उसमें भी लाइफ में मूल्यांकन होना आवश्यक है। आपने आज कितने अच्छे काम किए और कितने बुरे काम किए, उनका मूल्यांकन रात में किया करो कि मैंने इतना अच्छा काम किया और इतने बुरे काम किए, तो कल से मैं बुरे कामों को छोड़ दूंगा और अच्छे कामों में और विस्तार दूंगा। ठीक है, तो मूल्यांकन ज़रूरी है हर चीज़ में। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन भी आवश्यक है बहुत ज़्यादा। और मूल्यांकन कैसा है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, निरंतर चलता है मूल्यांकन, हर एक की लाइफ में चलता है, हर एक की क्लास में चलता है, हर जगह चलता है। तो कैसा है मूल्यांकन, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया और एक व्यापक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि केवल ये क्लास में ही होता हो, हमने आपसे कहा ना ये लाइफ में भी चलता है, हर जगह, हर समय, हर घड़ी चलता है मूल्यांकन। ठीक है, याद रखना। तो ये एक व्यापक प्रक्रिया है। अच्छा, ये जो शब्द है ना व्यापक, इसको तो आप भूलना ही मत। पूरे सीटेट के पेपर में जहाँ भी व्यापक दिख जाए, व्यापक प्रक्रिया, व्यापक कार्य, सामाजिक कार्य, विस्तारवादी कार्य और बहु वैविध्य कार्य, विविधता कार्य, विभिन्नता कार्य, ऐसी चीज़ें वहाँ टिक लगाते जाना, वो सब सही हो जाएंगे। ठीक है, वो गलत नहीं होंगे। जहाँ विस्तार वाली बात की जाए वो सही होगा ही होगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलो मूल्यांकन में ही चलते हैं हम लोग कि मूल्यांकन कैसे है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया और व्यापक प्रक्रिया है। दूसरा, ये उपलब्धि स्तर की जांच करती है, बच्चे ने कितना पढ़ा, बच्चे ने कितना गेन किया, बच्चे ने कितने नंबर लाए, वो सबका परीक्षण करती है। ठीक है, उपलब्धि स्तर की जांच करती है। और तीसरा पॉइंट, शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों को दूर करता मूल्यांकन। अब बच्चा कुछ पढ़ रहा है लेकिन वो समझ नहीं पा रहा। ठीक है, बच्चे ने कुछ पढ़ लिया, अब पढ़ने के बाद लिख दिया, जब उसका मूल्यांकन किया जाएगा तो टीचर समझ जाएगा कि बच्चे को ये कठिनाई आ रही है। शिक्षक क्या, अगर समझ जाएगा अच्छी तरह से कठिनाई आ रही है, और जब शिक्षक समझ जाएगा तो उसकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करेगा। जब देख लेगा कि हाँ कठिनाई ये आ रही है तो उसको दूर करने का प्रयास करेगा। तो मूल्यांकन क्या है, ये मूल्यांकन से ही तो शिक्षण ने सीखा कि हाँ बच्चे को इस चीज़ में कठिनाई आ रही है और हमें इस कठिनाई को दूर करना चाहिए, इसलिए मूल्यांकन जरूरी है। ठीक है, तो शिक्षण में आने वाली कठिनाई को दूर करता है। और मूल्यांकन से क्या होता है, बच्चों की प्रगति, शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन में सहायक है मूल्यांकन। ठीक है,
मूल्यांकन किस में सहायक है? बच्चों की प्रगति में सहायक है। प्रगति में तभी तो सहायक होगा ना। देखो यहाँ शिक्षक ने देखा कि बच्चे को एक कठिनाई आ रही है, अब शिक्षक ने कठिनाई को दूर करने का पूरा प्रयास किया, और शिक्षक ने जब प्रयास किया तो कठिनाई दूर हो गई बच्चे की। अब बच्चा अच्छी तरह से पढ़ने लगा, पढ़ लेगा तो प्रगति हो गई उसकी। और शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन में सहायक होता मूल्यांकन, ठीक है, क्योंकि आपका घर का कोई बड़ा ही होगा, वही आपको समझाएगा, बेटा देखो आपने ये कहा, आपने ये काम किया और ये काम किया है, तो इसमें से ये काम बढ़िया है, तो इस वाले काम को आप अपना ध्यान लगाओ जिससे आपकी तरक्की हो जाए, ठीक है। तो ये जो मूल्यांकन होता है ना, ये बच्चों की प्रगति, शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन में सहायक होता है, ठीक है। अब आता है पोर्टफोलियो। ये बहुत पूछा हुआ जाने वाला शब्द है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो है क्या? तो भैया एक फाइल होती है, एक फाइल, वो फाइल ऐसी होती है जिसमें आप किसी भी बच्चे का नाम, पता, एड्रेस, उस बच्चे ने कितना नंबर प्राप्त किया, पढ़ने में कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका उपलब्धि क्या क्या है, उसको कठिनाई किस चीज़ में है, उसके गुण कितने हैं, उसके दोष कितने हैं, एक फाइल ऐसी होगी जिसमें बच्चे के बारे में सारी चीज़ लिखी हुई होंगी। इसी को कहते हैं पोर्टफोलियो, ठीक है। क्या है? ये बच्चे का वही खाता है, ये बच्चे का खाता है जिसमें सारी चीज़ें बच्चे के बारे में लिखी हुई होती हैं, ठीक है। ध्यान रखना, पोर्टफोलियो बहुत पूछा जाता है, इसका ध्यान रखना। केवल एक ही फाइल होती है जिसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं बच्चे के बारे में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 11वां टॉपिक है शिक्षण सहायक सामग्री। तो आप जानते हो शिक्षण सहायक सामग्री में क्या क्या होता है? शिक्षण सहायक सामग्री जो शिक्षण में सहायता दें। तो शिक्षण में सहायता कैसे दे देते हैं? कुछ होती हैं श्रव्य, कुछ होती हैं दृश्य, कुछ होती हैं श्रव्य दृश्य। श्रव्य सामग्री वो होती हैं जिन्हें सुनकर बच्चा सीखता है। सुनकर कैसे? जैसे आपने रेडियो रख दिया, रेडियो बोलता ही तो है, हाँ, आवाज़ जो सुनाई दे रही है, मतलब जो वो बोल रहा है बच्चा उसी को तो सुन रहा है। अब रेडियो की जो आकार की उसका देख कर मत समझ लेना कि रेडियो दिख रहा है तो सुनकर और देखकर बच्चा बोला, ना ना ना, यहाँ पर मुख्य बात है श्रव्य। श्रव्य यानी कि सुनना। रेडियो सुनना ही तो, रेडियो में जो भाषा बोली जा रही है उसको सुन रहा है ना बच्चा, उसी से तो ज्ञान ले रहा है बच्चा, उसी तो समझ रहा है बच्चा। तो श्रव्य सामग्री में क्या क्या आता है? जैसे रेडियो हो गया, फोन हो गया, टेलीफोन है, रेडियो, टेलीफोन, ग्रामोफोन, ये जो भी चीज़ें हैं जिनसे केवल सुनते हो आप, उसे कहते हैं श्रव्य। और दृश्य, दृश्य कौन कौन सी सामग्री होती है? जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड पर टीचर लिखता ही तो है, ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ अपने आप चलता फिरता तो नहीं है ना। तो दृश्य में क्या होता है? जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, और ब्लैक बोर्ड के अलावा और क्या क्या हो गया, किसी स्लेट पर लिखकर कोई चीज़ दिखा दी, या ठीक है। तो ध्यान रखना, ऐसे ऐसे होता है ये सब कुछ, ठीक है। या चार्ट पेपर पर लिखकर दिखा दिया, बनाकर दिखा दिया, तो ये हो गया दृश्य, जो केवल दिखाई दे रहा है, जिससे सुनाई नहीं दे रहा। श्रव्य में क्या था? केवल सुनाई दे रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। दृश्य में क्या था? केवल दिखाई दे रहा है लेकिन सुनाई नहीं दे रहा। और दृश्य और श्रव्य में क्या है? इसमें क्या है? इसमें जैसे टीवी देखते हो आप, टीवी में चलचित्र चलते हुए नजर आते हैं, लोग बोलते हुए नजर आते हैं, तो ये श्रव्य दृश्य सामग्री है, ठीक है। शिक्षण सामग्री में श्रव्य दृश्य सामग्री है ये, ओके, ध्यान रखना। तो आप समझ गए होंगे शिक्षण सामग्री कैसी होती है, श्रव्य दृश्य और श्रव्य दृश्य, ठीक है। अब इसके बाद आता है टॉपिक निदानात्मक उपचारात्मक। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो हर सब्जेक्ट में पूछा जाता है, हर सेक्शन में पूछा जाता है सीटेट के एग्जाम में, ठीक है। निदानात्मक क्या है और उपचारात्मक शिक्षण क्या है? निदानात्मक क्या है कि जैसे कोई बच्चा क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है, कोई बच्चा क्लास में पढ़ रहा है, अब उसको कुछ कठिनाई आ रही है, तो आप बच्चे के जो कठिनाई आ रही है पढ़ने में, उन कठिनाइयों को यदि जान गए तो वही है निदानात्मक, ठीक है। निदानात्मक क्या है शिक्षण? निदानात्मक शिक्षण क्या है? बच्चे को पढ़ने लिखने में जो कठिनाई आ रही है ना, उन्हीं की जांच करना, उन्हीं को जानकारी होना, उन्हीं को समझ लेना, वही है निदानात्मक। लेकिन जब आपने कठिनाइयों को समझ लिया, परेशानियों को समझ लिया, और परेशानियों को समझकर आप इन परेशानियों को दूर भी तो करोगे ना, क्योंकि बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा, तो इन कठिनाइयों को जब आपने दूर करने का उपाय किया और दूर कर दिया, तो उसे कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है। जैसे कि एक डॉक्टर है, एक वैद्य है, और वैद्य के पास जब कोई जाता है अपनी नब्ज दिखाने के लिए, अपनी परेशानी दिखाने के लिए, तो पहले वैद्य उसकी नब्ज पकड़ के देखता है इसको परेशानी क्या है, फिर बताते हैं इसको तो बुखार आ रहा है, इसको तो ये परेशानी, इसकी तो सांसें तेज चल रही हैं। या डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर का इसको बुखार आ रहा है, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ये सब हो गया, तो निदान कर लिया ना डॉक्टर ने, आपकी परेशानी का निदान कर लिया, जाँच लिया ना, उसने क्या किया? आपकी परेशानी को जाँच लिया, समझ लिया किसको ये परेशानी है। अब जांचने के बाद अब जो डॉक्टर दवा देगा, ठीक है, दवा देगा, तो यानी कि उपचार करेगा। आपके जो चोट लग गई थी ना, अब उसके उपचार के लिए आपके घाव पर कुछ दवा भी तो लगाना जरूरी है ना, औषधि लगाना जरूरी है ना। तो जो जांच की आपकी कि आपको ये परेशानी, आपके घाव हो गया, आपको ये परेशानी हो गई, तो ये तो हो गई जांच करना, यानी कि निदान करना। लेकिन जब उसी घाव पर किसी डॉक्टर ने या वैद्य ने कुछ मरहम लगा दिया, कुछ मरहम लगा दी, कोई औषधि लगा दी, तो वो हो गया उपचार,
उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है। निदान में कठिनाई की जांच की जाती है, समस्या की जांच की जाती है कि बच्चा किस समस्या में पड़ा हुआ है, और जब बच्चे की सारी समस्या की जांच कर ली जाती है तब उसका उपचार करता है शिक्षक, उसे कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। ये दोनों जो पॉइंट है ना, बहुत पूछे जाते हैं सीटेट के एग्जाम में, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले शब्द हैं ये। और वैसे तो आज जो हमने जितना ही बताया ना, ये सब पूछे जाते हैं और आपके पेपर में इससे बाहर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। आपने यदि आज की इस वीडियो को देख लिया तो आपके 29 नंबर 30 में से पक्के हैं, आपने सही से समझ लिया तो, ठीक है। अच्छा, ये तो आपका हो गया पूरा टॉपिक्स। और अब ये देखिए, ये कुछ शब्द हैं जिनको आपको दिमाग में इस तरह उतार लेना है कि आप कभी ना भूलें, ठीक है, आप कभी ना भूलें इन शब्दों को। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो ध्यान रखने योग्य हैं, जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के हैं। जहाँ भी आप प्रश्न के उत्तर में देखो व्यापकता, हमने बताया था ना स्टार्ट में कि जहाँ व्यापकता, विस्तारता, विविधता ये आ जाए, उन पर सही आंसर लगा देना, वही सही होगा, ठीक है। जहाँ व्यापकता की बात की जाए, जैसे कि पहले आया परिवार, ठीक है, परिवार के बाद समाज, समाज के बाद देश, देश के बाद विदेश, नहीं देश के बाद ये पूरी पृथ्वी। तो इसमें से आप पृथ्वी को सही मानना, ठीक है। हम ये बता रहे हैं जहाँ विस्तार जिस चीज़ का ज़्यादा हो, पूरे टॉपिक में जहाँ विस्तार में बात की जाए, चारों ऑप्शन में से जहाँ विस्तार में ज़्यादा बात की जाए, विस्तारवादी बात की जाए, तो वही सही होगा, ठीक है। व्यापकता यानी बहुत बड़ा रूप, ठीक है। जहाँ बड़ी चीज़ की बात की जाए वो सही होगा। इन शब्दों को ध्यान देना, व्यापकता, विस्तार, विविधता, प्रोत्साहित करना जहाँ शब्द आ जाए बच्चे के लिए वो सही होगा, ठीक है। समाज की बात हो वो सही होगा, बड़ा विकल्प जहाँ हो वो सही होगा, प्रिंट, समृद्ध माहौल, ये ध्यान रखना, बच्चे भूल जाते हैं इसे, ये सही होगा, ठीक है। और भाषा का प्रयोग करने की बात की जाए ये सही होगा, ओके, ध्यान रखना। तो इन शब्दों का आप ध्यान रखना। और फिर इसके बाद जो कुछ शब्द आते हैं वो नेगेटिव शब्द, नेगेटिव वर्ड में क्या है, जैसे कि आप क्लास में बैठे हो और बच्चा बैठा है क्लास में, बच्चा कुछ पढ़ रहा है लेकिन सुना नहीं पा रहा, आप तो आपको अरे तू कुछ नहीं समझ पाएगा, अरे तू तो बेवकूफ़ है, अरे तू तो बड़ा होशियार बनता है, अरे तू तो हाँ कुछ ज़्यादा ही होशियार बना। तो ऐसे शब्द नहीं बोलना है आपको, ये नेगेटिव शब्द हैं। जहाँ भी आपको नज़र आ जाए टॉपिक में, उस प्रश्न में, उत्तर में लिखे हुए नेगेटिव वर्ड, आपने तुरंत छोड़ देना, वो गलत होगा ही होगा, ठीक है। जैसे कि रटना, ये गलत शब्द है, नेगेटिव वर्ड है, ये जहाँ है वो गलत होगा, ध्यान रखना। याद करना या याद कराना ये भी गलत है। जहाँ सीमितता सिखाया जाए कि बच्चा इतना ही कर सकता है वो गलत हो जाएगा, जहाँ ही आ जाए वो गलत हो जाएगा। जहाँ कंठस्थ करना आ जाए वो गलत होगा। जहाँ किसी बच्चे की हंसी उड़ाने वाली बात हो वो गलत होगा। जहाँ केवल एकमात्र ये ऐसी चीज़ें आ जाए, सिर्फ जैसी चीज़ें आए वो गलत होगा, ठीक है। ध्यान रखना है, कुछ नेगेटिव वर्ड हैं, कुछ पॉजिटिव वर्ड हैं, इनसे आप बहुत सारे प्रश्नों को बड़े आराम से सही कर ले जाओगे, ठीक है। तो ये था हिंदी की शॉर्ट ट्रिक। आपने ये वीडियो अच्छी तरह से देख ली तो आपको 29 में से नहीं 30 में से आपके 29 नंबर पक्के आ जाएंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना। अब आप इस वीडियो को एक नहीं 2 बार देखना, अच्छी तरह समझना, और इसे समझने के बाद हिंदी का तुरंत टेस्ट लगाना, ठीक है, सीटेट वाला। जब आप लगाओगे फिर हमें बताना कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं, ठीक है। और समझ आए तो आगे बढ़ाना और इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करना, ठीक है। इससे आगे नहीं आएगा, टेंशन मत लेना, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, इतना ही इसी में से पूछा जाएगा, इसलिए आप परेशान मत होना और समझ लेना जो हमने आपको समझाया है, ठीक है। और भी कोई बात हो, कहनी हो, बोलनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय, राधे राधे, राम राम, सभी लोग अच्छे रहिए, ओके, बाय बाय। ये आधे घंटे की वीडियो ना आपको 30 नंबर देकर जाएगी यदि आपने इसे अच्छी तरह पढ़ लिया और समझ लिया तो, ठीक है। ध्यान रखना, कुछ नहीं समझ आए तो आप पूछ लेना। चलिए ओके, फिर मिलते हैं। ओके, राधे राधे, बाय बाय, जय सिया राम।